भाई तो 10वीं वालों के लिए नागरिक शास्त्र का पोर्शन आ गया बेटा जी। इसमें 12% ये है, 4% और दूंगा और इन 12 4 16 प्रश्नों में से बेटा जी आपके सामने प्रश्न आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आनेगा। ठीक है, आप इन प्रश्नों पर कंसंट्रेट करो, मैं केवल प्रश्न बोल लूंगा, आपको याद रखने हैं, नोट करते रहो, बुक में निशान लगा लो, क्वेश्चन बैंक उस पर निशान लगा लो। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न होगा कि सत्ता की साझेदारी को समझाइए। सबसे पहला क्या होगा, सत्ता की साझेदारी को समझाइए। अब सत्ता की साझेदारी क्या होती है बेटे जी? सत्ता की साझेदारी होती है कि जो मेजोरिटी में माइनॉरिटी में होते हैं वे गठबंधन सरकार बना करके कैसे मतलब कि कैसे पावर को एक दूसरे में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा आपका श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद व इसके प्रभाव। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद व इसके प्रभाव का वर्णन करो। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न होगा आपका। अब श्रीलंका में आपको पता है बहुसंख्यक में कौन थे, सिंहली समुदाय बहुसंख्यक में था, तो नहीं चलेगा, वहां सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद है संघात्मक शासन की स्थापना के प्रमुख तरीके लिखो। क्या है? संघात्मक शासन की स्थापना के प्रमुख तरीके। संघ का मतलब होता है कि कई राज्य मान लीजिए, कई जिले मान लीजिए, जब उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन केवल एक जगह केंद्रित होगा तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा जी? उसे संघात्मक शासन कहा जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। अब संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा बेटा जी, अनुसूची कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 7 में, अनुसूची नंबर 7 में बताया गया है भारतीय संविधान में कि राज्यों के क्या कार्य है और केंद्र के क्या कार्य है। और जब कुछ कार्य ऐसे है जो राज्य और केंद्र दोनों विचार करते हैं जिन पर, लेकिन चलती किसकी है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र सरकार की चलती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि संघात्मक व एकात्मक शासन में अंतर। देखिए, संघात्मक एकात्मक शासन को मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। जैसे भारत में संघात्मक सरकार है और कुछ ऐसे देश है जहाँ पे तानाशाही शासन है, जैसे उत्तर कोरिया में ले लीजिए एकात्मक सरकार है, या अपने पड़ोसी देश चीन में ले लीजिए, चीन में कौन है? शी जिनपिंग है। ठीक है, तो शी जिनपिंग जब आम चुनाव कराया था नहीं तो क्या हो जाएगा, वो गद्दी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जब वहां लोकतंत्र आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका सामाजिक अंतर व इसके दुष्प्रभाव। तो सामाजिक अंतर व इसके दुष्प्रभाव लिखो। तो सामाजिक अंतर क्या होता है बेटा जी? सामाजिक अंतर होता है जब हम मतलब कि राज्य, जाति, धर्म इत्यादि में जब हम भेद करें, तो क्या हो जाएगा बेटा जी? वो सामाजिक अंतर कहलाता है, जिसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अनेक प्रकार के नुकसान आपको हो सकते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जब हम किसी देश, कोई एक ऐसा देश जो कोई देश का संविधान सभी धर्मों को मानने की जो आपको पावर देता है, शक्ति देता है, तो वो देश का कहलाता है धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी। देखिए, अब से कुछ समय पहले या कुछ साल बाद आप ले लीजिए, क्या था कि महिलाओं को सामाजिक स्तर में बहुत नीचा जो है लेवल दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ठीक है, औरतें चांद पर पहुंच गई। ठीक है, तो अब मतलब कि प्रेजेंट एज यदि आप देखोगे तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो सामाजिक में हो या राजनीतिक में हो, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है।